अब हम देखेंगे बेकिंग सोडा कैसे बनता है। बेकिंग सोडा एक और केमिकल है जो ब्राइन से बनता है। ब्राइन क्या था? ब्राइन वॉज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट। सो अगर हम पूछें कि बेकिंग सोडा कहाँ यूज़ करते हैं, तो बेकिंग सोडा हम पकौड़े के घोल में ज़रूर मिलाते हैं, जिससे पकौड़ा बहुत मस्त फूल जाए और करारा बने। तो ये एक सिंपल यूज़ है जो हाउस होल्ड यूज़ है बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा बनता कैसा है? बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हमें ब्राइन लेना है। ब्राइन को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाना है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया व्हेन इट रिएक्ट्स विद ब्राइन, दैट इज NaCl और H2O, वो बनाता है दो प्रोडक्ट। कौन से दो प्रोडक्ट बना रहा है? NH4Cl जो अमोनियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, और NaHCO3 जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। सो ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये होता है बेकिंग सोडा। और ये जब यूज़ NH4Cl जो है वो फर्टिलाइजर्स में यूज़ हो जाता है। सो ये जो NaHCO3 है ये होता है बेकिंग पाउडर। और बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा को अगर मैं पकोड़े में डाल रही हूँ तो वो रिएक्ट कैसे करेगा? जब मैंने वो बैटर गरम तेल में डाल दिया, तो मैंने जब पकोड़ा बनाना है तो मुझे गरम तेल में डालना पड़ेगा। जब मैं गरम तेल में डालती हूँ तो बहुत ज़्यादा हीट होती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो बेकिंग सोडा है वो हीट हो रहा है। सो ऑन हीटिंग ये जो बेकिंग सोडा है वो हीट करेंगे, मतलब किसी बैटर में हीट हुआ है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट्स को या पकौड़ों को फुलाता है, क्योंकि वो ट्रैप हो जाता है उसके अंदर, वो जा नहीं पाता बाहर, इसलिए वो फूल जाते हैं। तो ये हुआ यूज़। और जैसे हम हीट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को, क्योंकि हमने उसको पकोड़े के बैटर में डाला है, पकोड़े के घोल में डाला है, तो वो हीट तो होना ही है। तो ऑन हीटिंग क्या हो रहा है? ऑन हीटिंग वो बना रहा है Na2CO3, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। वो जो गैस के रूप में बाहर निकल रहा है वो बाहर जा नहीं पाता है, इसलिए हमारे पकौड़े ऐसे फूल जाते हैं। अब ये बेकिंग सोडा का यूज़ क्या हुआ? यूज़ ये हुआ कि बेकिंग सोडा में अगर मैंने थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड डाल दिया तो मैं उसको बना देती हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फ़र्क क्या है? मैंने यहाँ पाउडर लिखा है, लेकिन ये सोडा में अगर मैं टार्ट्रिक एसिड डालती हूँ तो वो बन जाता है बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर हम बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत यूज़ करते हैं, केक्स बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, क्योंकि आपको केक ऐसे बनना है और एकदम हल्का सॉफ्ट बनवाना है। तो और उसकी आपने देखा होगा वो केक की टेस्ट थोड़ा सी अलग रहती है नॉर्मल हम जब सोडा यूज़ करते हैं। तो वो जो टेस्ट लानी है वो टेस्ट लाते हैं हम टार्ट्रिक एसिड मिक्स करके। तो जब हम NaHCO3 के साथ थोड़ा टार्ट्रिक एसिड मिक्स कर दें, ये टार्ट्रिक एसिड एक नेचुरली ऑकरिंग एसिड है जिसमें थोड़ा सा हल्का सा खट्टापन आ जाता है। तो जब हम हल्का सा टार्ट्रिक एसिड मिक्स करते हैं तो हम बेकिंग पाउडर बना देते हैं। तो यही पहला यूज़ मेजर है कि बेकिंग सोडा को हम बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों के काम एक ही हैं कि ऑन हीटिंग इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों जब गर्म होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाते हैं। बस टार्ट्रिक एसिड इसलिए यूज़ होता है जिससे वो हल्का सा खट्टापन आ जाए, बिल्कुल हल्का सा, केक का एक फ्लेवर ही बदल जाता है। दूसरा यूज़ है इट इज़ एन एंटी एसिड। एंटी एसिड क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि NaHCO3 बेसिक है या एसिडिक है, तो ये होती है बेसिक नेचर की, मतलब इनका नेचर बेसिक होता है। इसलिए अगर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाना मतलब ज़्यादा खा लेना या ज़्यादा मसाले वाला खा लेना या ज़्यादा तीखा खा लेना, तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिटी, जलन की भावना होती है, और जलन के कारण कई बार लोगों को वॉमिटिंग्स भी होते हैं। तो वो जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, तब ये बेकिंग सोडा यूज़ हो सकता है। सो बेकिंग सोडा को पानी में मिक्स करके अगर आप पिएंगे तो वो एक एंटी एसिड के काम में के रूप में काम आएगा। तीसरा मेजर यूज़ है इट इज़ यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। कोई भी आप एसिड लीजिए, अगर उसमें मैं सोडा डाल रही हूँ
तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और ये आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक फायर एक्सटिंग्विशर है। तो अगर आपको एक मॉडल बनाना है या आपको एक छोटे प्रमाण में दिखाना है कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है, तो ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर आराम से बन सकता है घर पे भी। आपने कोई एसिड लिया, उसके साथ आप बेकिंग सोडा को मिक्स करिए और एक बर्तन, एक कांच के बोतल में दोनों का मिक्सचर करिए और उसमें से एक ट्यूब निकालिए, तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। और अगर आप वो ट्यूब को कहीं आग के पास ले जाएं तो वो बुझ जाती है। ये एक छोटे प्रमाण में हम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एसिड अगर इस बेकिंग सोडा से रिएक्ट करवाई जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गुड फायर एक्सटिंग्विशर। सो आपने देखा कैसे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा बनता है और उसके यूजेस कौन से हैं। इसी प्रकार बेकिंग सोडा हो गया, तो वॉशिंग सोडा भी होता है। हमने देखा बेकिंग सोडा कैसे बनता है, अब देखते हैं वॉशिंग सोडा कैसे बनता है। नाम से ही आपको समझ आया होगा कि ये जो सोडा है ये वॉशिंग के पर्पस से आता है। मतलब इसको हम सोप इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इनका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। सो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जिसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड होते हैं, और ये जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड होते हैं उनको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमेशा कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के साथ, कुछ कुछ केमिकल्स के साथ अटैच्ड रहते हैं, और यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। अब ये सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे है? हमने देखा था बेकिंग सोडा के टाइम पे, जैसे हमने बेकिंग सोडा बनाया तो बेकिंग सोडा बनाने के बाद अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, उसके साथ वाटर मिलता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। सो ये एक सिंपल प्रोसेस है कि बेकिंग सोडा लीजिए और उसको हीट करिए। अगर आप उसको हीट करते हैं तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट, और ये सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा। इस सोडियम कार्बोनेट को अगर हम रिक्रिस्टलाइज करने जाएं, मतलब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करें, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस मतलब प्यूरिफिकेशन। तो अगर हमें उसको क्रिस्टल्स बनाना है मुझे, तो मेरे को प्यूरिफिकेशन ऑफ दोस मॉलिक्यूल्स करना पड़ता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन करूं तो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं और वो दिखता है हमें Na2CO3 10H2O। तो यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी वो 10 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स पानी के अटैच हो जाते हैं, उसको थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन। ये आपने सुना होगा 9th स्टैंडर्ड में हमने क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग बाय मेकिंग क्रिस्टल्स। सो रिक्रिस्टलाइजेशन वापस करें तो हमें Na2CO3 10H2O मिलता है। आप इसका नेचर गेस कर सकते हैं, क्या ये एसिडिक है, क्या ये बेसिक है? तो आपने जब बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा तो आपने देखा कि वो HCO3 जो रेडिकल होता है वो बेसिक नेचर का होता है, इसलिए हम बेकिंग सोडा को हम एंटी एसिड भी यूज़ करते हैं। अब बेकिंग सोडा से ही वॉशिंग सोडा बना है, और ये वॉशिंग सोडा को अगर आप देखें तो वो भी बेसिक नेचर होता है, इसलिए हमें कह सकते हैं Na2CO3 इज अ बेसिक सॉल्ट। ये हो गया कैसे प्रिपेयर करना है। अब मैंने आपको बताया कि Na2CO3 के साथ H2O अटैच्ड है, और ये जो H2O अटैच्ड है उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में मैं आपको और बताती हूँ। उसके पहले यूजेस क्या हैं, वॉशिंग सोडा के क्या यूज़ हो सकते हैं। एक तो आपको मालूम है कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कपड़े धोने के काम आता है, राइट? सो इट इज़ यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास जब बनता है, कांच जब बनती है, तब भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको रिमूव करना होता है, और तब हम ये सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री। ब्लीचिंग पाउडर उसको चमकदार बनाता है और साफ करने का काम सोडियम कार्बोनेट करता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर दोनों हम सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में देखते हैं उनका यूज़। दूसरा यूज़ है, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। कोई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जैसे बोरिक एसिड बनता है, बोरैक्स बनता है।
आपने देखा होगा बोरिक एसिड में हम कैरम के बोर्ड पे हम बोरिक एसिड स्प्रिंकल करते हैं। कभी कभी हमें एज अ प्रिजर्वेटिव हम चावल में बोरिक एसिड के पाउडर डाल के उनको मिक्स करके रखते हैं जिससे माइक्रोऑर्गेनिजम्स ना आए। तो वो सब सोडियम कंपाउंड्स होते हैं और ये इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट सोडियम है, तो सोडियम कंपाउंड बनाने का काम आता है। फॉर एग्जाम्पल बोरैक्स आप लिख सकते हैं या बोरिक एसिड भी लिख सकते हैं। तीसरा यूज है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए पानी दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ड वाटर होता है और एक सॉफ्ट वाटर होता है। जनरली जहाँ सॉफ्ट वाटर होता है वहाँ पानी में अगर आप साबुन से हाथ धोएं तो बहुत ज़्यादा झाग निकलता है, और अगर जहाँ पर हार्ड वाटर होता है आप साबुन लगाते जाइए आपका झाग ज़्यादा बनेगा ही नहीं। अब ये दोनों पानी में फ़र्क, दिखने में हमें फ़र्क नहीं दिखते हैं, लेकिन उनमें कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं कि जो पानी को हार्ड बना रहे हैं। जब मैं ये वर्ड यूज़ करती हूँ हार्ड, तो वो कड़क नहीं है, इसका मतलब है उसमें ऐसे केमिकल्स हैं जो ज़्यादा सफाई जिससे हम ज़्यादा साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो पानी, वो जो हार्ड वाटर होता है, अगर हम वो पानी पिएं तो हमारे किडनी स्टोन्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एक्सेप्ट नहीं हो पाते हैं। तो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर अलग अलग होते हैं, और अगर हार्डनेस को निकालना है या वो जो केमिकल्स हैं, जो सॉल्ट्स हैं वाटर में जो हार्ड बना रहे हैं, उसको निकालने का काम ये सोडियम कार्बोनेट कर सकता है। सो इसीलिए फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है, क्योंकि ये बताता है कि जहाँ पर हार्ड वाटर होता है, जैसे बहुत सारे गाँव में होता है, कोस्टल एरियाज़ में आपको बहुत कहीं कहीं दिखेंगे, जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत होती है वहाँ पर भी, डेजर्ट्स के पास आपको हार्ड वाटर मिलेगा। इट डिपेंड्स कहाँ हार्ड वाटर होता है, और ये हार्ड वाटर जो होता है ये पीने लायक नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, क्योंकि हम ज़्यादा पानी पिए ये तो हमारे सॉल्ट्स हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। उससे अगर आप बाल साफ़ करने जाएँ हार्ड वाटर से तो आपके बाल ऐसे कड़क कड़क हो जाते हैं, और उनसे अगर बर्तन तो साफ़ हो जाएंगे, लेकिन उसमें एक सफ़ेद रंग की लेयर बनती जाती है, और वो लेयर वो होती है जो केमिकल्स उसमें ऑलरेडी हैं, जो सॉल्ट्स उसमें ऑलरेडी हैं। तो इनको निकालने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जहां हम ये बात कर रहे थे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो होता है जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच रहते हैं कोई केमिकल्स के। तो ये तो एग्जांपल एक हुआ कि ये वॉशिंग सोडा को अटैच रहते हैं। ऐसे और कौन से हैं केमिकल्स जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिखता है, तो आपके पास दो एग्जांपल्स और हैं। CuSO4 जिसमें 5H2O अटैच्ड होते हैं, और FeSO4 जिसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो दिस इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको मालूम है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर ऐसा ब्लू कलर होता है, बहुत बढ़िया ब्लू कलर होता है। तो और फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन नहीं पर लाइट ग्रीन होता है। तो ये जो कलर मिले हैं, ये कलर उनको ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से मिले हैं। अब मैं आपको अगर बताऊं कि मैं कॉपर सल्फेट लूं और उसको हीट कर दूं, ड्राई कॉपर सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में लूं और उसको मैं हीट करूं, तो जो होता है जादू जैसा हो जाता है कि कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था वो हल्का हल्का वाइटिश होने लग जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जब मैं इसको हीट करूंगी तो ये पानी जो है वो भाप में बदल जाएगा या वेपर में बदल जाएगा, और जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बदल जाता है, चला जाता है, तो उनका कलर वाइट हो जाता है। सो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का वाइट हो जाएगा अगर मैं इसको हीट करूंगी। सेम केस फेरस सल्फेट, ये जो फेरस सल्फेट है वो ग्रीन कलर का है। अगर ये ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट मैं टेस्ट ट्यूब में लूँ, पानी नहीं डाल रही हूँ लेकिन सिर्फ टेस्ट ट्यूब में ले रही हूँ और उसको फ्लेम के ऊपर रख रही हूँ या गर्म कर रही हूँ, तो इसमें भी ग्रीन कलर धीरे धीरे फेड हो जाता है। एक ही रीज़न है दोनों का कलर चेंज होने का, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन
चला जाता है, भाप बन जाती है उसकी। मैंने वो गैस से निकाल लिया बाहर। अब मुझे वापस ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैंने जब हीट किया तो कलर तो पूरा निकल गया। तो अब मैं जब वो हीट से वापस निकाल रही हूँ, थोड़ा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद अगर आप उसमें 2 ड्रॉप पानी डालेंगे तो वापस ब्लू कलर का हो जाएगा। इसका मतलब वो 2 ड्रॉप पानी मैंने डाले तो उनको वो जितना H2O चाहिए था उतना H2O उससे अटैच्ड हो गया और वो वापस ब्लू कलर का हो गया। सेम वे फेरस सल्फेट का, आपको कंटिन्यूसली हीट नहीं करना है, आप थोड़ा हीट करके देखिए, कलर फेड होने लग जाता है। तो जैसे ही कलर फेड हो गया आप निकाल लीजिए हीट से। उसके बाद थोड़ा ठंडा करके आप 2 ड्रॉप पानी डालिए तो आपको डायरेक्टली वापस ग्रीन कलर मिल जाता है। तो ये है जादू एक्चुअली, ये कह सकते हैं कि कलर ब्लू ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू 5H2O अटैच्ड एंड green color of copper ferrous sulfate is due to 7H2O attached. So इसको कहते हैं water of crystallization. ये जो बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं वो मैंने बताए हैं जो आपको लेबोरेटरीज में दिखते हैं। हम कॉपर सल्फेट लेबोरेटरी में देखते हैं, हम आयरन सल्फेट देखते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट भी आप करके देखिए लैब में, आप जरूर समझ में आएगा कि जैसे हम हीट करते हैं कलर फेड हो जाता है और जब वापस पानी डाल देते हैं तो कलर वापस आ जाता है। सो इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई होते हैं? ड्राई रियली नहीं होते हैं। अगर आप हाथ लगा के देखेंगे तो वो ऐसा आपको पानी नहीं लगेगा लेकिन ड्राई भी नहीं लगेगा। क्योंकि उनमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं। तो ये हुआ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। अब हम लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन ये देखने जा रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है और इसका नाम क्यों पड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस। Pebbles Live